हेलो बच्चों, जो हमारा मापन एवं मात्रक यूनिट चल रही थी उसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आपकी बड़ी दूरियां हैं उनका मापन कैसे करते हैं। उसकी विधि बताई थी लंबन विधि, और लंबन विधि के द्वारा आकाशीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी और आकाशीय पिंडों की जो साइज है उसका आकलन या अनुमान कैसे लगाते हैं या कैसे ज्ञात करते हैं उसको पढ़ा था। अब बात करते हैं सूक्ष्म दूरियों का मापन, जो छोटी डिस्टेंसेज होती हैं उसको किस तरह मापन करते हैं। अब देखिए, आपके जैसे जो वर्कबुक है उसमें यदि कोई लाइन खींच रही है तो आप स्केल से मेजर करते हो, वो कहलाता है मीटर स्केल, और उसके द्वारा हम 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो छोटी से छोटी राशि मेजर की जा सकती है वो उसका कहलाता है अल्पतमांक। तो सबसे पहले तो उपकरण का अल्पतमांक क्या होता है? ठीक, अल्पतमांक वो होता है किसी भी, इसे बोलते हैं लीस्ट काउंट, किसी भी उपकरण के द्वारा मापा जा सकने वाले छोटा सा छोटे मान उसका अल्पतमांक कहलाता है। किसी भी उपकरण द्वारा जो भौतिक राशि जिसका मापन कर रहे हैं वो छोटी से छोटी जो मापी जा सकती है उसका क्या कहलाएगा? लिस्ट काउंट या अल्पतमांक। अब जैसे आपका उपकरण है, जैसे उपकरण का नाम लिखें और उसका अल्पतमांक लिखें, ठीक। तो जैसे आपका मीटर स्केल है, मीटर स्केल, इसके द्वारा हम कम से कम कितना माप सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। तो आपका मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। अब आपको साहब हमें इससे छोटी डिस्टेंस मापनी है तो फिर जो उपकरण है उसका नाम है आपका वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक था पियरे वर्नियर, उसने बनाया था। हमारे 11th क्लास में प्रैक्टिकल भी है, तो प्रैक्टिकल में इसमें डिटेल पढ़ाएंगे, इसके बारे में जब समझाएंगे। तो इसका जो अल्पतमांक होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। ये आपका मीटर स्केल 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा माप सकता है, और ये 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा माप सकता है। इससे भी और छोटा मापना तो फिर वो उपकरण है स्क्रू गेज या पेच मापी, और इसका जो अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर, अर्थात ये सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा माप सकता है, ये सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा, ये सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा माप सकता है। उसके बाद आपके पास होता है माइक्रोस्कोप, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, इसमें प्रकाश का उपयोग करते हैं। ये आपका 10⁻⁻7 मीटर इतनी छोटी दूरियों का मेजर किया जा सकता है, इतना विभेदन हो सकता है, अर्थात दो चीजें इतनी डिस्टेंस पर रखी अलग अलग तो इसके द्वारा देखी जा सकती है, उसे बोलते हैं विभेदन। ठीक, तो आपका प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी का विभेदन होता है 10⁻⁻7 मीटर तक। इससे और छोटा विभेदन करना है, ठीक, तो आपकी आती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, और इसके द्वारा हम 10⁹ मीटर, क्या आजकल तो 10⁻⁻10 मीटर, इतनी छोटी आपकी जो है दूरी उसका मेजर कर सकते हैं। ये आपके अणु की साइज है, ये आपके परमाणु की साइज है। तो आणविक और परमाणु स्तर तक हम उनको देख सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? छोटी दूरियों का मापन। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेजरमेंट, सीधे उपकरण के द्वारा माप लें। किसके द्वारा? उपकरण के द्वारा। लेकिन आपके अणुओं का जो व्यास है, अणु की जो साइज है, उसको मापने की कुछ अप्रत्यक्ष विधियां भी है। जैसे अवोगाद्रो की परिकल्पना आपके कोर्स में नहीं है, और एक ओलिक अम्ल के अणु का व्यास ज्ञात करना, ये आपके कोर्स में तो हम पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष विधि द्वारा ओलिक अम्ल के अणु का व्यास कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम समझाते हैं। देखिए, ओलिक अम्ल के अणु के साइज का आकलन, अर्थात बहुत छोटी साइज होती है, उसकी साइज कैसे ज्ञात करते हैं? प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। ओलिक अम्ल के जो अणु हैं वो जल की सतह के ऊपर एक आणविक परत बनाते हैं। एक आणविक परत का मतलब जैसे ये अणु,
ये अणु, ये अणु, ये अणु, इस तरह से एक एक, आप समझो आपने लड्डू हैं, उन लड्डुओं को एक एक जोड़ के परत बना लें, तो क्या बनाएंगे, उसे बोलेंगे एक आणविक परत। अब उस परत की मोटाई कितनी होगी, वो लड्डू के व्यास के बराबर होगी। यदि हमारे पास गोले हैं एक साइज के और गोलों को सटा सटा के गोलों की परत बना दें, तो बताओ परत की मोटाई किसके बराबर होगी, उस गोले के व्यास के बराबर। तो आपके जो ओलिक अम्ल हैं, ओलिक अम्ल के अणु जल की सतह पर एक आणविक परत बनाते हैं। तो हम करते क्या, सबसे पहले हम 1 घन सेंटीमीटर क्या लेते हैं, ओलिक अम्ल, 1 घन सेंटीमीटर क्या लें, ओलिक अम्ल, और इसको एल्कोहल में मिलाकर इसका 20 घन सेंटीमीटर क्या बना लेते हैं, विलयन बना लेते हैं। तो बताओ इसमें आपका ओलिक अम्ल कितना है, 1/20, बोलो 1/20 घन सेंटीमीटर, ठीक, इतना ओलिक अम्ल है, 1/20वां हिस्सा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो विलयन है इसमें से फिर हम 1 घन सेंटीमीटर लेते हैं और फिर एल को लेके और 20 घन सेंटीमीटर विलयन फिर दोबारा बना लेते हैं। समझ में आया, पहले 1 घन सेंटीमीटर लिया, उसको एल्कोहल में मिलाया और 20 घन सेंटीमीटर एल्कोहलिक विलयन बना लिया ओलिक अम्ल का। फिर इसमें से इस विलयन में से 1 घन सेंटीमीटर फिर लिया, फिर 20 घन सेंटीमीटर एल्कोहलिक विलयन बना लिया। तो इस तरह से हमारे ओलिक अम्ल की सांद्रता, ओलिक अम्ल की सांद्रता क्या आएगी भाई, ओलिक अम्ल की सांद्रता होगी 1/20वां हिस्सा पहले था और 20वां कर दिया, ठीक। तो क्या ही सांद्रता होगी, 1/20 गुणा 20 ओलिक अम्ल या घन सेंटीमीटर ओलिक अम्ल प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब में 1/400 हिस्सा किसका है, ओलिक अम्ल का। ये आपके यहाँ की ओलिक अम्ल की सांद्रता, ठीक। अब हम करते क्या है, इस पात्र लेते हैं, चले एक पात्र ले लिया, जैसे हमने पात्र ले लिया, ये एक बेलनाकार पात्र ले लिया, इसमें जल भरा हुआ है। आपका ऊपर क्या होगा, इस जल की जो परत है वो आपकी कैसी होगी, वृत्ताकार सतह होगी। यदि एक बेलनाकार पात्र में पानी भरा हो तो भाई इसकी सतह कैसी होगी, वृत्ताकार, ठीक। इसकी सतह क्या होगी, ये आपका पात्र था, इसकी सतह क्या होगी, वृत्ताकार। इसके ऊपर सबसे पहले तो लाइकोपोडियम पाउडर छिड़कते हैं। कौन सा पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर छिड़कते हैं। और फिर इसमें हम इस विलयन की, जिसकी सांद्रता 1/20 गुणा 20 है, उसकी कुछ बूंदे डालते हैं और बूंद डालकर और इस पर एक आणविक परत बना देते हैं। क्या, इसके ऊपर एक आणविक परत। अब बताओ उस परत का क्षेत्रफल क्या है, माना a, तो ये किसके बराबर होगा, इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल माना कितना है, a। तो परत का क्षेत्रफल कितना आया, परत का क्षेत्रफल कितना है, परत का क्षेत्रफल a, और परत का आयतन, परत का आयतन बराबर हो गया a गुना t, t है परत की मोटाई, परत की मोटाई, अर्थात ये परत जितनी मोटी बनेगी तो कितनी मोटी बनेगी, एक अणु जैसी। यहाँ t जो परत की मोटाई है वो क्या होगा, अणु का व्यास। शुरू में आपको बताया था कि आपके एक आणविक परत बनती है तो परत की मोटाई अणु के व्यास के बराबर होगी। तो हमको t निकालना है, तो बताओ परत का आयतन कितना हुआ, a गुना t। a क्या है, इस जो आपका बेलनाकार पात्र है इसकी ऊपरी जो वृत्ताकार सतह है उसका क्षेत्रफल। तो आपकी क्या होगी, एक चक्ति बन गई, ठीक। तो ये तो हो गया। अब देखिए, माना हमारे पास जो बूंद डाली है, हमने n बूंद डाली है, इस विलयन की कितनी बूंद डाली, n बूंद, और एक बूंद है का आयतन मान ली कितना, वो हो गया v। एक बूंद का आयतन कितना, v, और ओलिक अम्ल है कितना, 1/400 हिस्सा। इसलिए परत में ओलिक अम्ल का आयतन, ओलिक अम्ल का
आयतन, ठीक। इस परत का आयतन कितना होगा, तो परत का आयतन कितना होगा, एन वी और बटा कितना 20 गुणा 20 घन सेंटीमीटर। समझ में आ गया? क्योंकि आपका एल्कोहलिक विलयन डालोगे तो एल्कोहल तो किस में गया, पानी में, वो तो मिल गया, और ऊपर किसकी परत बन गई, ओलिक अम्ल की। तो ये जो आपका ओलिक अम्ल का आयतन हो गया, और परत किसकी है, ओलिक अम्ल की। अतः आपका A गुणा T ये परत का आयतन ये रहा, वो किसके बराबर होगा, बराबर एन वी बटा 20 गुणा 20। तो T बराबर एन वी बटा 400 ए। एन क्या है, वही बूंदों की संख्या, वी क्या है, एक बूंद का आयतन, और एक कैपिटल क्या है, आपके ओलिक अम्ल की जो परत है उसका क्षेत्रफल। इन मानों को रखने पर यह पाया गया कि ओलिक अम्ल के अणु का आयतन लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर कोटि का प्राप्त होता है। इस रेंज का आता है आपका, ठीक। तो आपके इस तरह से हम ओलिक अम्ल के अणु का आयतन अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करते हैं। एक मिनट में रिकॉल कर देता हूं कि सबसे सर्वप्रथम हम ओलिक अम्ल का 1 घन सेंटीमीटर लेकर उसको अल्कोहल में मिलाकर 20 घन सेंटीमीटर विलयन बनाते हैं। इस विलयन का 1 घन सेंटीमीटर पुनः लेकर पुनः अल्कोहल में मिलाकर 20 घन सेंटीमीटर विलयन बनाते हैं। इस तरह से इस विलयन में अल्कोहल की सांद्रता, सॉरी ओलिक अम्ल की सांद्रता 1/20 गुणा 20 घन सेंटीमीटर ओलिक अम्ल प्रति घन सेंटीमीटर होगी, ठीक। अब हम एक पात्र में पानी लेकर उसके ऊपर इस विलयन की n बूंदें डालते हैं। यदि एक बूंद का आयतन V हो तो n बूंदों में ओलिक अम्ल का आयतन हो जाएगा NV/20 गुणा 20। क्या होगा उसका आयतन, NV/20 गुणा 20। ये किसके बराबर होगा, A गुणा T के। तो T बराबर A इधर जाएगा, और ये मान रखकर प्राप्त करने पर इसका आयतन कितना आता है, T का मान आता है आपका लगभग 10⁻⁹ मीटर। इस तरह से हम ओलिक अम्ल उसके अणु के आकार का अनुमान लगा लेते हैं। अब देखिए, यदि हम पढ़ रहे हैं बेटा मेजरमेंट या मापन, तो किसी भी भौतिक राशि का किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब हम मापन करते हैं तो दो चीजें समझना जरूरी है। एक होती है मापन की यथार्थता या एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। कहते हैं ना कई बार, भाई बिल्कुल एक्यूरेट तोलना, कई बार कहते हैं एक्यूरेट मापना। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है मापन की यथार्थता। कोई मापा गया मान उसके वास्तविक मान के जितना अधिक निकट होता है वो मापन उतना ही यथार्थ कहलाता है। देखिए, कोई भी मापन पूरी तरह शुद्धता से संभव नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए आप गेहूं पिसवाने चक्की पे जाते हो, अब यदि आपने उसको वेट कर लिया और यदि उसके ऊपर हम पेन की रिफिल रख दें तो रिफिल से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिफिल में क्या वेट नहीं है, क्या है ना वजन, लेकिन वो मेजर नहीं कर पाए। आपके जहाँ आटा चक्की पर पल्लड़ होते हैं वो आपके पेन की रिफिल का वेट मेजर नहीं कर सकते, तो उसमें क्या एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन यदि उसी को हम अपनी जो जनरल स्टोर की दुकान पर सामान खरीदते हैं उसमें रखें आपकी इलेक्ट्रिक बैलेंस में, तो उसको कुछ बताएगा, लेकिन सिर का एक बाल तोड़कर उसमें रखें तो वो उसको नहीं मेजर करेगा। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। मेजरमेंट में कुछ न कुछ क्या होगा, आपकी एरर आएगी, त्रुटि आएगी। पूरी तरह 100% शुद्ध मापन संभव नहीं है। तो देखिए, मापन की यथार्थता क्या है कि कोई मापा गया मान उसके वास्तविक मान के जितना अधिक निकट होगा वो मापन उतना ही यथार्थ कहलाएगा। दूसरा, मापन की परिशुद्धता या प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। परिशुद्धता का मतलब है कि मापन किस सीमा तक मापा गया है। जैसे ग्राम तक माप लिया या मिलीग्राम तक भी माप लिया, ठीक। तो जैसे हम टाइम का मेजर करें तो सेकंड तक मापा या मिली सेकंड तक मापा या माइक्रो सेकंड तक मापा। तो आप ये डिपेंड करेगा उपकरण के अल्पतमांक। उपकरण का अल्पतमांक जितना अधिक छोटा होगा
मापन की परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। जैसे हम किसी लंबाई को यदि मीटर स्केल की बजाय वर्नियर कैलिपर से मापें तो ज़्यादा परिशुद्ध होगा, वर्नियर कैलिपर्स की तुलना में स्क्रू गेज से मापें तो और ज़्यादा परिशुद्ध होगा। तो परिशुद्ध का मतलब है किस सीमा तक मापा गया है, ठीक। और यथार्थता का मतलब वास्तविक मान के कितना अधिक निकट है। एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। देखिए, अब देखिए एक उदाहरण है कि हमें एक लंबाई मापनी है, किसी भी कोई भी वस्तु की लंबाई, वो आपकी 3.678, उसकी ये वास्तविक माप है। अब यदि इसको हम एक ऐसे उपकरण के द्वारा मापते हैं जो 0.1 सेंटीमीटर तक माप सकता है, आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल लगा वो उसका अल्पतमांक कितना है 0.1, तो ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है उससे मापा, इसका माप आया 3.5 सेंटीमीटर। और इसी से मैंने कहा कि इसको वर्नियर कैलिपर से मापो जिसका अल्पतमांक है 0.01, अर्थात ये सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा तक माप सकता है। इसको आपने मापा तो आया 3.38 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, कोई मापन वास्तविक मापन के कितना अधिक निकट है उसके लिए बाईं तरफ से मिलाओ। देखो 3, 3, 3, ठीक है, यहाँ पर 6, अब 6 के यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 3, तो कौन निकट है 5, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये कम एक्यूरेट है। इसका और इसका अंतर कम आएगा, इसका और इसका अंतर ज्यादा आएगा। तो बताओ ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, ये आपका अधिक यथार्थ, ये जो मापन है ये वाला मापन, ये क्या है अधिक यथार्थ है, अर्थात ज्यादा एक्यूरेट है इसके कंपैरिजन में, और कम परिशुद्ध है। कम परिशुद्ध क्यों, दशमलव के एक स्थान तक ही मापा गया है। और ये मापन कम यथार्थ है, कम एग्जैक्ट है, लेकिन अधिक परिशुद्ध है, क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक मापा है। तो आप समझ गए होंगे मैं कहना चाह रहा हूं चीज को, कि यदि दशमलव के ज्यादा स्थान तक माप रहा है, वो गलत सही से बात नहीं है, दशमलव के ज्यादा स्थान तक माप रहा है तो वो ज्यादा परिशुद्ध है, ठीक। और यदि जो मान इस वास्तविक मान के ज्यादा निकट है वो ज्यादा यथार्थ है, ठीक। हालांकि ये अपने मापने का तरीका है, यदि सही मापें तो इससे ज्यादा यथार्थ आना चाहिए, नहीं आया तो कोई जरूर नहीं है ये मापने के ऊपर, क्योंकि जिसको मापना नहीं आ रहा या उपकरण में गलती हो सकती है। तो यथार्थ का मतलब है वास्तविक मान के निकट होना, और परिशुद्ध का मतलब आपके अधिक सीमा तक मापन करना, ठीक। अब हमने ये देखा, अभी आपको बताया भी है कि जब मापन करते हैं तो ये एक्यूरेट मापन पॉसिबल नहीं है। आप कितने ही अच्छे उपकरणों का यूज कर लो, कितने अधिक परिशुद्ध उपकरणों का उपयोग करो, तो क्या होगा, मापन में गलती कम हो जाएगी, लेकिन गलती 100% दूर नहीं हो सकती, कुछ गलती अवश्य आती। तो मापन में त्रुटि, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, मापन में त्रुटि। तो मापन में त्रुटि पढ़ते हैं। देखो कि देखिए बच्चों, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और एक मापे गए मान में जो अंतर होता है उसे कहते हैं मापन में त्रुटि। एग्जैक्ट वेट माना 1 किलो है, अब या तो आप 1 किलो से ज़्यादा माप रहे हो या 1 किलो से कम माप रहे हो, तो आपने गलती करी है। तो मापन में जो गलती है उसे क्या कहेंगे, मापन में त्रुटि। अब प्रश्न ये उठ रहा होगा कि साहब एग्जैक्ट क्यों नहीं माप पा रहे, गलतियाँ क्यों हो रही हैं। तो कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि मापन में जो गलतियाँ हैं वो कितने प्रकार की होंगी और गलतियाँ क्यों होती हैं, और इन गलतियों को कम करने के लिए क्या करें, और किसी भी मापन के साथ गलती को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।